बारिश में फूड डिलीवरी करने वाली गरीब देवरानी। नताशा अपनी जेठानी महिमा, पति अक्षय और अपने 2 साल के बेटे राज के साथ रहती थी। नताशा एक गरीब परिवार से होती है, जिस वजह से उसे उसके ससुराल में कभी भी इज्जत नहीं मिल पाती है। नताशा की सास शांति की मृत्यु के बाद तो नताशा की जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। नताशा का पति नताशा की गरीबी की वजह से उसे पसंद नहीं करता था। नताशा की जेठानी महिमा भी हमेशा नताशा पर जुल्म किया करती थी। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, कब से रोई जा रहा है, चुप हो जा बेटा। तेरे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मेरे सर में ना दर्द शुरू हो गया। कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सो नहीं पा रही हूँ। इसका मुंह बंद करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम मेरे बच्चे को तो ऐसा मत बोलिए। अभी ये छोटा है, अगर रो रहा है तो उसमें इसकी क्या गलती है? ना जाने क्या पाप किए थे जो तुझ जैसे गरीब से पाला पड़ गया। पहले तो सिर्फ तू ही थी, अब तो तेरा ये बच्चा भी है। माँ जी को कहा था मैंने कि तुझ गरीब को इस घर की बहू ना बनाए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तेरी और तेरे इस बच्चे की औकात इस घर में एक नौकरों जितनी है, तो अपनी हद में रहना, समझी? भाभी जैसे आप इस घर की बहू हैं, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही हक मेरा भी है। घर पर है, मेरी गरीबी की वजह से आपने कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती हूँ। क्या हुआ भाभी? अच्छा हुआ देवर जी आप आ गए। मैं तो बस नताशा को इतना ही कह रही थी कि मुन्ना को चुप करा ले, लेकिन ये उल्टा मेरे पर ही भड़क पड़ी है कि मैं तो नहीं करूंगी अपना बच्चा चुप। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है तो आप चले जाओ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं रहा इस घर पर? अब मेरी इतनी हैसियत रह गई है क्या? नहीं अक्षय जी, भाभी झूठ कह रही हैं। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। चुप कर तू, तेरी सारी हकीकत मैं जानता हूँ। तू हम सब लोगों से जलती है क्योंकि तू हम सब की तरह अमीर नहीं है। तेरी तो औकात भी नहीं है कि हमारी बराबरी कर सके। लेकिन मेरी माँ की वजह से मैंने तुझसे शादी की थी। उनकी मृत्यु के बाद तो मुझे तुझे घर से निकाल देना चाहिए था। तुझ पर तरस खाकर मैंने तुझे इस घर में रखा था और तू मेरी भाभी से जुबान लड़ा रही है। तेरी इतनी हिम्मत! इतना बोलकर अक्षय नताशा को मारने लगता है। मार मार कर उसका पूरा शरीर लाल कर देता है, लेकिन इससे महिमा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस खड़े होकर इस नजारे के मजे ले रही थी। हे भगवान, ये तो मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी किस्मत में ऐसा पति और ऐसी जेठानी लिख दी? ये सब मैं सिर्फ अपने मासूम बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। समय बीतता रहता है, लेकिन महिमा का नताशा पर जुल्म नहीं रुकता है। महिमा खुद पूरा दिन आराम करती है और नताशा से पूरे घर का काम करवाती है। नताशा अपने बच्चे राज को पीठ पर बांधकर पूरे घर का काम किया करती थी। ये सब देखकर भी अक्षय और महिमा को नताशा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। मुन्ना, तू यहाँ पर बैठ, मैं अभी तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। नताशा अपने बेटे राज को सोफे पर बिठाकर उसके लिए दूध लेने चली जाती है कि तभी वहां महिमा आ जाती है। ये सोफा क्या तेरी माँ दहेज में लेकर आई थी जो तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है? चल हट यहाँ से। महिमा उस 2 साल के मासूम से बच्चे को सोफे से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से राज रोने लगता है। अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर नताशा किचन से भागती भागती आती है। मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? तू नीचे कैसे गिर गया? तुझे तो मैं आराम से बैठा कर गई थी ना। इसकी औकात नहीं है कि इतने महंगे सोफे पर बैठ सके। अपने बच्चों को जमीन पर बिठाया कर। अरे आप औरत हो या डायन? 2 साल के मासूम बच्चे को सोफे से नीचे धक्का देकर खुद आराम से बैठ गई। अरे मुझ पर नहीं तो कम से कम इस बच्चे पर तरस खा। कल को खुद माँ बनोगी तो क्या अपने बच्चे के साथ भी ऐसा करोगी? तेरी इतनी औकात की तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल जाओ यहाँ से। महिमा नताशा का हाथ पकड़ती है और उसे उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल देती है। बारिश का मौसम होता है और जोरों से बारिश हो रही होती है, लेकिन महिमा को नताशा और उसके बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता है। कम से कम इस बारिश के थमने का तो इंतजार कर लो। इस तेज बारिश में मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? कहीं पर भी जाओ, तुम जियो या मरो, मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। महिमा नताशा के मुंह पर गेट बंद कर देती है, जिसके बाद नताशा अपनी साड़ी के पल्लू से अपने बच्चे को बारिश के पानी से बचाते हुए जाने लगती है। नताशा की आंखों में आंसू भरे होते हैं। नताशा के मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि अब वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी। कि तभी नताशा को एक होटल दिखाई देता है और वो होटल में जाती है। सुनिए भाई साहब, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, इसने सुबह से दूध नहीं पिया है। अगर आप थोड़ा सा दूध दे दो तो मैं इसे पिला दूं।
मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, इसके बदले मैं आपके होटल के जूठे बर्तन साफ कर दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए, मैं आप सभी के बच्चे के लिए दूध भिजवाता हूँ। होटल का मैनेजर जल्दी से दूध भिजवाता है, जिसके बाद नताशा जल्दी से अपने बच्चे को दूध पिलाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होते तो मेरा बच्चा तो भूखा ही रह जाता साहब। अगर आपके होटल में कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मेरा कोई नहीं है। मैं अपने बच्चे को पालने के लिए कुछ भी काम करूंगी। ऐसे तो तुम्हारा होटल में कोई काम नहीं है, लेकिन हमें एक फूड डिलीवरी बॉय या गर्ल की जरूरत है। अगर आप चाहो तो फूड डिलीवरी का काम कर सकती हो, लेकिन इसके लिए आपको स्कूटी चलानी आनी चाहिए। जी साहब, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने अपने दोस्तों के साथ स्कूटी चलाना सीखा था। मैं फूड डिलीवरी का काम करूंगी। होटल का मैनेजर नताशा को फूड डिलीवरी के काम के लिए रख लेता है। अब रोज नताशा लोगों के घरों पर जाकर फूड डिलीवरी किया करती थी और अपना और अपने बच्चे का गुजारा किया करती थी। नताशा अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर फूड डिलीवरी करती थी। बारिश के मौसम की वजह से नताशा को तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन वो हार नहीं मानती है और कड़ी मेहनत करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और नताशा एक किराए का मकान ले लेती है, जहां वो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन नताशा रोज की तरह फूड डिलीवरी करने जा रही होती है, लेकिन इस बार उसको जो एड्रेस मिलता है वो एड्रेस उसके ही ससुराल का होता है। नताशा उस एड्रेस पर खाना लेकर जाती है और घर की डोरबेल बजाती जाती है। महिमा जैसे ही नताशा को देखती है, नताशा तुम यहाँ पर? हाँ भाभी, आपके घर से निकाल देने के बाद मैंने एक फूड डिलीवरी गर्ल का काम करना शुरू कर दिया। अब मैं ये काम करके ही अपने और अपने बच्चे का गुजारा चलाती हूँ। देखा भाभी, आपने इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं खुश हूँ। कहते हैं ना, भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देता है। महिमा को नताशा की बात का बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो नताशा से माफी मांगती है। नताशा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। प्लीज नताशा, वापस घर आ जाओ। महिमा को अपनी गलती का एहसास होता देख नताशा महिमा को माफ कर देती है, जिसके बाद नताशा अपने बच्चे के साथ वापस घर में आ जाती है। अब अक्षय को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अक्षय नताशा से माफी मांगता है। नताशा भी अब अक्षय को माफ कर देती है और अपने बच्चे और ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। बहन जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारी बेटी में कोई कमी है क्या? देखिए बहन जी, आप तो जानती हैं कि रोहित मेरा इकलौता बेटा है और मैं अपने इकलौते बेटे की शादी एक अमीर और सुंदर लड़की से करवाना चाहती हूँ। लेकिन पंडित जी ने आपकी लड़की की बहुत तारीफ की थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई, वरना मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। आपके हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता जितना दहेज हम आपसे मांगेंगे उतना आप हमें दे पाएंगी, और ऊपर से आपकी बेटी का रंग भी बहुत काला है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी इतनी गरीब काली लड़की से नहीं करवाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। आज के जमाने में आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना कि आज के समय में दहेज लेना एक कानूनी अपराध है। और हमारी नंद में कमी क्या है? हमारी अनामिका घर के सारे कामकाज जानती है, पढ़ी लिखी भी है और संस्कारी भी। इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? एक गोरी लड़की को ही सारी खुशियां पाने का हक है, काली लड़की को नहीं। अगर आपको अपनी ननद पर इतना ही घमंड है ना, तो इसकी शादी किसी अमीर घराने में करवाइएगा, हमसे नहीं, समझी? चल बेटा यहाँ से। शर्मिला अपने बेटे रोहित को लेकर वहां से चली जाती है। शर्मिला की ऐसी बातें सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अनामिका, तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ऐसे घर में शादी करने से तो अच्छा ही है कि तुम हमारे साथ ही रहो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में होगी, वो भी जल्द। लेकिन भाभी, कब से जाने कितने रिश्ते आए और मेरे काले रंग की वजह से चले गए। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म मेरी शादी होगी। अनामिका, ऐसा मत कहो। अनामिका अपनी भाभियों की एक नहीं सुनती और वहां से रोती हुई चली जाती है। अनामिका एक गरीब परिवार से होती है और अनामिका का रंग भी काला होता है, जिस वजह से उसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पाता है। अनामिका की तीनों भाभियां सरोजनी, पूजा और साधना को इससे बहुत बुरा लगता है, इसलिए अब उसकी तीनों भाभियां अपनी नंद की अच्छे घर में शादी करवाने के लिए व्रत रखना शुरू कर देती हैं। साधना 7 महीने की गर्भवती होती है, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद भी तीनों भाभियां अपनी नंद के लिए दिन रात भगवान की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन। सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये एड्रेस कहाँ पड़ता है? आप यहाँ से राइट जाकर लेफ्ट हो जाइएगा, वहीं पर ये एड्रेस है। थैंक यू सो मच। राज बहुत अमीर परिवार का इकलौता बेटा होता है।
इतने अमीर होने के बावजूद भी राज में किसी तरह का कोई घमंड नहीं होता है और राज का परिवार भी बिल्कुल राज की तरह ही होता है। राज को अनामिका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, जिसके बाद अब अक्सर राज अनामिका का पीछा करता था और उससे बात करने की कोशिश किया करता था। सुनिए, मेरा नाम राज है, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैंने जब से आपको देखा है तब से आपसे मुझे प्यार हो गया है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरा तो रंग भी इतना काला है। इसके बावजूद भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? आप अमीर हो या गरीब, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है, ना कि उसके रंग से। राज की ऐसी बातें सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अनामिका राज को हाँ कर देती है। जिसके बाद राज सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है और राज का सारा परिवार अनामिका के घर उसका हाथ मांगने के लिए जाता है और कुछ ही महीनों के अंदर अनामिका और राज की शादी हो जाती है। राज का परिवार अमीर परिवार होता है, इसलिए अनामिका को उसके ससुराल में किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होती है। अब धीरे धीरे अनामिका का बर्ताव बदलने लगता है। वो इतने ऐशो आराम और पैसों को देखकर धीरे धीरे घमंडी होने लगती है। अनामिका, तुम्हारी भाभी का मेरे पास कॉल आया था, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम एक काम करो, तुम 2-3 दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। हमारी शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई हो। मेरा मन नहीं है वहां जाने का। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारा परिवार है। तुम्हारी भाभी, तुम्हारी माँ कब से तुमसे मिलना चाह रही हैं। अपने लिए न सही, कम से कम उनके लिए ही चली जाओ। अपने पति के कहने पर अनामिका को ना चाहते हुए भी अपने मायके जाना पड़ता है। जिसके बाद अनामिका अच्छे से रेडी होकर बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है और बड़े से गॉगल लगाकर अपनी सबसे महंगी गाड़ी में बैठकर अपने मायके के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में अपने मायके पहुंच जाती है। गर्मी का मौसम होता है, इसलिए बहुत तेज धूप हो रही होती है। अनामिका का ड्राइवर जल्दी से कार से उतरता है और अनामिका के लिए गेट खोलता है। अनामिका के बाहर आते ही ड्राइवर उसके ऊपर छतरी पकड़कर खड़ा हो जाता है। अफ़ो, कितनी गर्मी है, न जाने मेरा क्या हाल होगा। अनामिका देखती है कि उसकी एक भाभी गेहूं साफ कर रही है, दूसरी भाभी झाड़ू लगा रही है कि तभी साधना की नजर अनामिका पर पड़ती है। जिसके बाद साधना अंदर भागी भागी जाती है और अनामिका के लिए कुर्सी लाकर उसे अपने साड़ी के पल्लू से साफ करने लगती है। अनामिका को देखकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। आओ अनामिका, यहाँ बैठ जाओ, धूप में मत खड़ी रहो। वो तो ठीक है, लेकिन आप ये चेयर तो देखिए, ये तो यहाँ से टूट रही है। अगर मैं इस पर बैठ गई तो ये पूरी तरह टूट जाएगी और मैं ऐसी कुर्सियों पर नहीं बैठती हूँ। मेरे घर पर इतना महंगा और एंटीक सोफा है, मैं सिर्फ वैसे ही सोफे पर बैठना पसंद करती हूँ। अगर मैं इस पर बैठ गई तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। अनामिका बेटा, तू तो जानती है ना कि हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना महंगा सोफा खरीद सके। ये ले, मैंने इसके ऊपर तकिया रख दिया है, अब तेरी कमर नहीं दुखेगी, तू आराम से बैठ जा। अनामिका चेयर पर बैठ जाती है। तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? तुम्हें वहाँ किसी बात की कोई कमी तो नहीं है ना? आप ही कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी एक अमीर ससुराल में हुई है, ना कि मेरे मायके जैसे किसी गरीब घर में। इसलिए अपने ससुराल में मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। मेरे इशारे पर 4-4 नौकर आ जाते हैं। मेरे घर पर इतनी महंगी और एंटीक चीजें हैं। यहाँ तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मेरे घर में ऐसा लगता है कि आप घर में नहीं, शिमला में हो। अनामिका की बातों से साफ साफ पता चल जाता है कि अनामिका को अपने अमीर होने का बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। अनामिका की माँ और भाभी को अनामिका की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते हैं। आज रात तुम हमारे साथ ही रुक जाना, कितने समय के बाद तुम आई हो। आप इतना कह रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे तो बस सॉफ्ट गद्दों वाले बेड पर सोने की आदत है। अगर मैं खटिया पर सोऊंगी तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। अनामिका, तुम एक काम करना, हम सबके गद्दे खटिया पर बिछा लेना और आराम से सो जाना, इससे तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होगा। अनामिका की बातों से अनामिका की भाभियों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती है। लेकिन उनकी सास आंचल सब समझ जाती है। बहुओं, तुमने अनामिका के लिए व्रत करे, उपवास करे, दिन रात पूजा करी ताकि उसकी एक अमीर घर में शादी हो, उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके। लेकिन अमीरी के घमंड में चूर होकर वो तो रिश्तों की कदर करना ही भूल गई है।
नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। अनामिका भी छोटी है, वक्त के साथ सब समझ जाएगी। दूर खड़ी अनामिका अपनी माँ और भाभी की सारी बातें सुन लेती है। अनामिका को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी भाभियों और माँ से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि भाभी आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया ताकि मेरी एक अच्छे घर में शादी हो जाए। मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अनामिका की तीनों भाभियां अनामिका को माफ कर देती हैं, जिसके बाद अनामिका अपनी भाभियों और माँ के साथ अच्छा बर्ताव करती है और घमंड करना छोड़ देती है।